हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को इमेजेस के माध्यम से पाचन तंत्र को समझाने का प्रयास किया था। आज की क्लास में हम लोग रिटन फॉर्म में यानी लिखित रूप में किस किस अंग का कौन कौन सा कार्य है और हमारे शरीर में पाचन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है और उसमें किस प्रकार के एंजाइम का कहाँ उपयोग किया जाता है और हम लोग जो भोजन खाते हैं वो भोजन किस रूप में हमारे शरीर में अवशोषित किया जाता है और फिर उसको हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, ये सारी बातों का अध्ययन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि किस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है और उसको कैसे अवशोषित किया जाता है। हाँ, ये चलिए देखिए, जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना है मानव पाचन तंत्र, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। देखिए, जैसा कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो देखिए हमें अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी जैसे पोषक तत्व हमको मिलते हैं, ठीक है। इन सब जो पोषक तत्वों को देखिए हमारे शरीर में जो उपस्थित एंजाइम्स होते हैं और हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उनसे निकलने वाले कुछ पाचक रस होते हैं, जिनके वजह से ये सभी भोज्य पदार्थ अपने छोटे रूपों में कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, वसा जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित होता है, बाकी विटामिन और खनिज और पानी वो उसी रूप से अपने छोटे सूक्ष्म अणुओं के रूप में हमारे शरीर में अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, मेनली इसी के पाचन में हमारे शरीर में काफी समय लगता है। यदि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पाचक रस नहीं निकलते या विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स नहीं होते तो इन सब भोज्य पदार्थों को पचाने में काफी समय लग जाता। जैसा कि देखिए, आप लोग जानते हैं कि कुछ जीव जंतु जो होते हैं उनमें पाचक रस और एंजाइम्स की अनुपस्थिति होती है, या होती भी है तो बहुत नाम मात्र की होती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जानवर है जैसे जिसको कहते हैं अजगर। देखिए, वो एक सरीसृप प्राणी है। वो किसी जीव को यदि एक बार निगल जाता है तो 20 दिन, 25 दिन, एक महीने के लिए उसको भोजन की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उसके शरीर में पचने में बहुत ज्यादा समय लेता है। उसी प्रकार देखिए, जैसे हम लोग आलू खाते हैं, फिर देखिए बहुत से लोग जो मांसाहारी होते हैं वो अंडा खाते हैं, तो एक अंडा पचने में 24 घंटा समय लगता है। लेकिन हमारे शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं, पाचक रस होते हैं, उसको बहुत जल्दी पचाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे आलू देखिए हम लोग खाते हैं, तो आलू को भी पचने में 12 से 14 घंटे लगेंगे यदि हमारे शरीर में पाचक रस या एंजाइम नहीं पाए जाए। तो यही सब कारण है जिसके वजह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो है हमारे इन भोज्य पदार्थों का पचाने का कार्य करते हैं। जैसे देखिए, एंजाइम्स कहते किसे? देखिए, एंजाइम्स प्रोटीन से बने अणु होते हैं जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर देते हैं, यानी जो रासायनिक प्रतिक्रिया की जो गति होती है हमारे बॉडी में उसको बहुत फास्ट कर देते हैं, जिसके वजह से देखिए हमारे शरीर में काफी क्रियाएं होती हैं। देखिए, ये क्या क्या करते हैं? ये प्रतिक्रियाओं को तीव्र करने में मदद करते हैं। तीव्र करते वक्त इनमें कोई बदलाव नहीं होता, यानी ये रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को तीव्र करते हैं, इनकी संरचना या स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता है। एंजाइम देखिए शरीर के संचालन और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये शरीर में देखिए और भी कई तरह के कार्य करते हैं, जिनमें देखिए ये पाचन के लिए तो उपयोगी है ही, इसके अलावा ये रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं, शरीर के विकास में मदद करते हैं, शरीर के मांसपेशियों के लिए काम आते हैं, श्वसन क्रिया में इनका उपयोग होता है, तंत्रिका कार्य में उपयोग होते हैं। ये सारे इनके उपयोग हैं। हमारे शरीर में देखिए लगभग 75,000 एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें से देखिए एंजाइम्स के 3 वर्ग होते हैं। कुछ एंजाइम जो है उपापचय या चयापचय, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसमें काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं पाचन एंजाइम्स होते हैं,
और कुछ एंजाइम खाद्य एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स देखिए मिलते कहां से हैं या इनके स्रोत क्या होते हैं, तो एंजाइम्स देखिए मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव, पादप और प्राणियों से हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमने अभी बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन के पाचन में ये एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे देखिए हम लोग कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे देखिए चावल, रोटी, आलू, ये सब में खाने से हमको बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखिए मुंह में लार के एमाइलेज से शुरू हो जाता है, यानी जैसे ही हम उसको मुंह में खाते हैं तो उसमें हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के देखिए लार निकलती है जिसमें एमाइलेज और स्टार्टाइलिन होता है, तो उसके द्वारा ही पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर देखिए छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचने के बाद अग्नाशयी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को आगे पचाने का कार्य करता है। ये सारी चीजें देखिए मैंने ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सब आपको पिछली क्लास में मैंने इमेज के माध्यम से बता दिया था, और अग्नाशय को भी मैंने दिखा दिया था कि किस प्रकार से अग्नाशय रस निकलता है और हमारी छोटी आंत के ड्यूडेनम में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए प्रोटीन का जो पाचन होता है वो हमारे शरीर में पेट में शुरू होता है, जिसको हम लोग स्टमक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पेप्सिन और अग्नाशयी प्रोटीन को पचाने में मुख्य एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। पेप्सिन देखिए भोजन में मौजूद प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। उसके बाद फिर देखिए जो अग्नाशयी प्रोटीन है वो छोटी आंत में पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद फिर देखिए वसा है, वसा को पचाने का काम लाइपेज एंजाइम करता है। लाइपेज एंजाइम अग्नाशय, पेट, मुंह, आंत और वसा ऊतकों में बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए विटामिन देखिए यकृत पित्त नामक पाचक रस, देखिए यकृत से जो पित्त रस निकलता है उसके द्वारा वसा और कुछ विटामिनों को पचाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा हमारे द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थों का पाचन हमारे शरीर में संभव हो पाता है। अब देखिए हम मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित जो अंग हैं उनको दो मुख्य भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिसके लिए देखिए सबसे पहला होता है आहार नाल, जिसको मैंने आपको दिखाया था, जो मुंह से शुरू होकर हमारे एनस यानी मल द्वार तक रहती है। उसके बाद देखिए कुछ सहायक प्राचक ग्रंथियां हैं जिसमें यकृत है, अग्नाशय है और गाल ब्लैडर है। ये देखिए सहायक ग्रंथियों के रूप में कार्य करते हैं। अब आते हैं आहार नाल के बारे में अध्ययन। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक, देखिए ये है क्या, देखिए यह एक लंबी व सतत नलिका है जो मुख से गुदा तक फैली हुई होती है। ठीक, मनुष्य की आहार नाल लगभग 30 फीट से लेकर 36 फीट लंबी होती है, जो निम्नलिखित भागों में बटी रहती है। देखिए सबसे ऊपर मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत और फिर लास्ट में गुदा द्वार। यहां तक यानी मुख द्वार से लेकर मल द्वार या गुदा द्वार तक यह फैली रहती है। अब देखिए मुख गुहा के बारे में देखिए मुख गुहा जो है ओरल कैविटी और बकल कैविटी के नाम से भी इसको जाने जाते हैं। देखिए मनुष्य का मुख एक दरार की भांति होता है जो बाहर गालों तथा होठों और अंदर मसूड़ों व दांतों से घिरा रहता है। ठीक है, फिर देखिए मुख गुहा में अंदर की ओर क्षैतिज भाग को तालु कहा जाता है। तालु मुख गुहा तथा नासा गुहा को अलग करता है। ठीक है, देखिए अभी मैं इसको आपको इमेज में दिखा दे रहा हूं। पिछले क्लास में मैंने दिखाया था, जिन लोगों ने पीछे क्लास देखी होगी उनको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनको देखिए मैं अभी इमेज में दिखा दे रहा हूं कि कैसे ये अंग हमारे शरीर में कार्य करते हैं। हाँ, जैसे देखिए अभी मैंने क्या बताया कि जो आहार नाल होती, देखिए मुंह से शुरू होती है, यहां से ऐसे होते हुए
ये देखिए यहाँ होते हुए, ऐसे होते हुए देखिए मुंह से शुरू हुई, यहाँ पे देखिए ग्रसनी है, एसोफेगस है, इसके बाद देखिए यह स्टमक यानी पेट में पहुंची, वहां से फिर देखिए होते हुए ये छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, फिर उसके बाद देखिए लास्ट में एनस या गुदा द्वार तक फैले। इसमें देखिए मैंने आपको बताया कुछ सहायक अंग भी काम करते हैं, जैसे देखिए लिवर है, गॉल ब्लैडर है और पैंक्रियाज। ठीक है, तो ये अब देखिए जो आहार नल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि मुख गुहा के बारे में। हाँ देखिए, जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि देखिए ये मुख गुहा है, देखिए यहाँ पर पैलेट है, तालु है, यहाँ यूबुला है, टीथ है और जीभ है। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको बताया यहाँ पर कि देखिए जो मुख गुहा होती है वो दरार की भांति होती है, जो बाहर गालों, होठों और अंदर मसूड़ों और दांतों से घिरी रहती है। देखिए मुख गुहा में अंदर की ओर जो क्षैतिज भाग होता है उसको तालु कहा जाता है। देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको पैलेट या तालु कहा जाता है। ठीक है, जो देखिए तालु मुख गुहा तथा नासा गुहा को अलग करता है। देखिए यहीं से हमारी जो है मुख गुहा यानी नाक की जो नली है वो, और जो हमारे मुंह की नली है, उन दोनों को अलग करता है, वहीं से ये स्थित होता है। ठीक है, तो इस इमेज को देखिए यहीं खुले रहने देते हैं और इसके बाद हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। देखिए अब देखिए यूबुला, यूबुला एक मुलायम भी आकार की रचना है जो मुलायम तालु से नीचे की तरफ लटकी रहती है। देखिए ये यूबुला जो है, देखिए तालु के नीचे एक मुलायम, हमारे जब मुंह में देखेंगे आप तो यहाँ पर जो हमारा तालु होता है उसी के नीचे एक छोटी सी मुलायम लटकी रहती है संरचना, उसी को कहा जाता है यूबुला। फिर देखिए मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल मोटी रचना पाई जाती है जिसे जीभ कहा जाता है। देखिए यूबुला के नीचे देखिए हमारे टंग होती है, जीभ होती है। ठीक है, और देखिए जीभ जो है मुख गुहा से एक संरचना फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, फिर देखिए स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, यानी हमारे जीभ पर कई छोटी छोटी टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव किया जाता है। देखिए हमारे जीभ का जो अग्रभाग होता है वो मीठे पदार्थ का अनुभव करता है। पार्श्व का जो किनारा भाग होता है यानी पीछे का जो किनारे वाला भाग होता है वह खट्टेपन का अनुभव करता है, और जो सबसे पिछला भाग होता है वह नमकीन व कड़वे स्वाद का अनुभव करता है। ठीक है, यानी हमारे जीभ में देखिए तीनों प्रकार के स्वाद का अनुभव किया जाता है। सबसे जो किनारे वाला भाग होता है मीठे का, सबसे शुरू वाला, उसके बाद जो पीछे का जो किनारे किनारे होता है वो खट्टे का, और सबसे पीछे वाला जो भाग होता है नमकीन व कड़वे स्वाद का अनुभव करता है। अब फिर देखिए हम लोग आते हैं लार ग्रंथियों के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। देखिए इसके लिए भी मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था। देखिए हमारे जो शरीर में यानी मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें देखिए पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, देखिए 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड, इसको हिंदी में देखो अधोजिह्वा कहा जाता है। दूसरी जो है उसको सब मैंडिबुलर कहा जाता है, अधोमैक्सिला कहा जाता है, और जो तीसरी होती है उसको पैरोटिड कहा जाता है। देखो पैरोटिड को हिंदी में अधोहनु कहा जाता है। तो इनका देखिए क्या काम होता है। देखिए यह जिह्वा के दोनों ओर एक एक उपस्थित होती है जो बार्थोलिन नलिका, रिवेनस नलिका द्वारा खुलती है। देखिए हमारी जो जीभ के दोनों तरफ ये होती है। ठीक है, सबलिंगुअल। उसके बाद देखिए जो सब मैंडिबुलर होती है, देखिए ये जबड़े के मध्य में मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक एक उपस्थित होती है, यानी दोनों ओर होती है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ। तो ये जितनी भी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं हमारे मुख में इधर भी होती है, इधर भी। ठीक है, और यह वाटर नलिका द्वारा खुलती है। उसके बाद देखिए जो पैरोटिड होती है ये देखिए हमारे कानों के नीचे, ये सब सारी चीजें मैंने कल आप पिछले क्लास में आपको दिखा दी थी इमेज में। देखिए यह दोनों कानों के नीचे एक एक उपस्थित होती है और यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से देखिए जो अभी मैंने आप लोग को बताया कि सबलिंगुअल, देखिए ये कहाँ रहती है, हमारे जीभ के पास दोनों तरफ। ठीक है, और
उसके बाद देखिए जो सब मैंडिबुलर है, देखिए ये हमारे जबड़े के पास दोनों तरफ, और उसी प्रकार से देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो हमारे कानों के नीचे यहाँ पर दोनों तरफ पाई जाती है। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में इसीलिए दिखा दिया था। देखिए जीभ के पास, जबड़ों के पास, ये कानों के पास। ठीक, अब देखिए ये जो लार ग्रंथियां होती हैं ये लार का स्राव करती हैं, जिसमें 99% जल तथा 1% पाचक एंजाइम्स टाइलिन व लाइसोजाइम पाया जाता है। टाइलिन देखिए क्या कार्य करता है, स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद देखिए जो ये लार हमारे मुंह में निकलता है इसका जो पीएच मान होता है लगभग 6.8 होता है, और मनुष्यों में लार का जो श्रवण होता है वो देखिए 500 ml से लेकर 2 लीटर तक प्रतिदिन होता है। यानी हमारे मुख में जो लार निकलती है पूरे दिन भर में 500 ml से लेकर 2 लीटर तक स्रावित होती है। देखिए लार में उपस्थित ये लाइसोजाइम जो होता है थायोसाइनेट आयन सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी जो लार में उपस्थित लाइसोजाइम होता है और थायोसाइनेट आयन होते हैं ये जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको मारने का कार्य करते हैं। देखिए मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ठीक है, अब आते हैं दांतों के बारे में। ठीक है, तो दांत देखिए कहां पर उपस्थित होते हैं, इसमें मैं आपको इमेज में दिखा दे रहा हूं। इसमें देखिए मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। देखिए जो मुख गुहा है उसके नीचे ऊपर दोनों जबड़ों पे दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत देखिए गर्त दंती, थीकोडोंट, द्विवार दंती, डाइफायोडोंट तथा विषम दंती हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं। यानी मनुष्य में जो दांत होते हैं बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, युवावस्था तक 3 प्रकार से आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं, एक बार बचपन में और एक बार जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब। ठीक है, इसीलिए इसे द्विद्वार दंती भी कहा जाता है। देखिए पहले शैशवा अवस्था में 20 दांत निकलते हैं जिन्हें दूध के दांत यानी मिल्की टूथ कहते हैं। वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या 32 हो जाती है। देखिए मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं, यानी ऊपर नीचे 16 यानी टोटल 32 दांत होते हैं। जो अस्थाई दांत होते हैं वो देखिए मसूड़े में धंसे होते हैं, ऐसे दांतों को थीकोडोंट कहते हैं। यानी जो अस्थाई दांत होते हैं वो मसूड़े में अंदर तक धंसे रहते हैं, इसलिए इसको थीकोडोंट कहते हैं। मनुष्य में देखिए ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इसे विषम दंती कहा जाता है। देखिए ये दांत के जो सबसे ऊपरी चमकीले भाग को एनामेल कहा जाता है। यानी हमारे दांत का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जो चमकता रहता है उसको एनामेल कहते हैं। जो मनुष्य की शरीर की सबसे मजबूत भाग होती है, इनामेल के नीचे वाली परत को दंतास्थि यानी डेंटाइल कहते हैं। देखिए जो हमारे दांत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसी को एनामेल कहते हैं, और यह हमारे शरीर का सबसे कठोर संरचना होती है, सबसे मजबूत भाग होता है। फिर देखिए हमारे जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृंतक होते हैं, इंसिसर। देखिए ये इंसिसर, इनको कृंतक कहा जाता है, ये दोनों तरफ होते हैं। इसके बाद फिर एक रदनक होता है। ठीक है, ये देखिए कैनिन्स होता है। उसके बाद देखिए 2 अग्र चवर्णक या प्रीमोलर होते हैं। देखिए 2 दांत देखिए प्रीमोलर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 चवर्णक यानी मोलर्स होते हैं। ये देखिए मोलर्स जो है 3 होते हैं हमारे। देखिए यहां पर है, ये लास्ट में देखिए। तो इनका देखिए क्या क्या काम है। ये देखिए जो कृंतक होता है जिसको इंसिसर कहते हैं, इसको आई से डिनोट किया जाता है। देखो भोजन को पकड़ने और काटने का काम करता है, यानी ये वाला जो दांत है भोजन को पकड़ने और काटने का काम करता है। जो कैनियन होता है, रदनक जो होता है, भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। ये देखिए जो है ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। अग्र चवर्णक जो होता है भोजन को
चबाने का काम करता है और जो चवणक होता है वो भी चबाने का काम। ठीक है, अब देखिए इन्हीं जो लार ग्रंथियों के पास यहीं पर देखिए हमारे जो कान, ये यहाँ पर नीचे कान के पैरोटिड ग्रंथि जहां पर होती है वहीं पर देखिए इन्फेक्शन हो जाता है जब वायरस के द्वारा, तो यहाँ पर हमको सूजन हो जाती है, दर्द होने लगता है और जलन होने लगती है, तो हमारा यहाँ पे गाल फूल जाता है। तो इसको हम मम्प्स या गलसुआ नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखिए ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी देखिए क्या है, तो ग्रसनी को देखिए यहां इमेज में भी मैं आपको खोल दे रहा हूं, यहां इसको देखते रहिए, क्योंकि देखिए जो लोग पिछली क्लास में नहीं देखे होंगे तो उनको इस तरह से समस्या हो जाएगी, इसीलिए मैं उनको ये सारी चीजें दिखा दूं। देखिए यहां पर खुला, ठीक है, देखिए मुख गुहा का पिछला भाग जो है ग्रसनी कहलाता है, यानी हमारे जो मुख गुहा के पीछे वाला जो भाग है वो ग्रसनी कहलाता है। देखिए ये फेरिंग्स है, ग्रसनी है, देखिए इस 3 पार्ट में बटी हुई है, देखो नेसल कैविटी, नासोफैरिंक्स और ओरोफैरिंक्स। ठीक है, भोजन निगलने व श्वास लेने के लिए समान मार्ग होता है, यानी हमारे शरीर में जो गले के पीछे जो होता है भोजन और सांस के लिए एक ही समान की नली है, उसी नली से हवा हमारे फेफड़े में जाती है और उसी नली से आगे नीचे भोजन हमारे पेट में। बस वहां पर एक डिवाइडर होता है जो हवा को फेफड़े की तरफ मोड़ देता है और दूसरा जो है वो एसोफेगस की तरफ मोड़ देता है। ठीक है, ग्रसनी में देखिए 2 छिद्र पाए जाते हैं जिनको निगल द्वार या गलेट कहते हैं, जो ग्रास नली में खुलता है, जबकि कंठ द्वार जो है श्वास नली में खुलता है। देखिए 2 प्रकार के छिद्र होते हैं जिनको निगल द्वार या गलट कहते हैं। गलट जो है खाए गए भोजन को ग्रास नली में पहुंचाता है और कंठ द्वार जो ग्लॉटिस होती है वो हमारे शरीर में जो सांस ली जाती है उसको कहां पहुंचाती है, फेफड़े में पहुंचाती है, यानी श्वास नली। ठीक है, फिर देखिए कंठ द्वार से आगे की ओर एक चपटी रचना पाई जाती है जिसे एपीग्लॉटिस कहते हैं। भोजन के निगलने के समय यह कंठ द्वार को ढक देती है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता। देखिए ये जब हम भोजन खाते हैं, ये देखिए यही नली है, यहीं से ये खुलती बंद होती है। जब हम सांस लेते हैं तो इसको श्वास नली में भेज देती है और जब हम भोजन खाते हैं तो इसको हमारे एसोफेगस में यानी ग्रास नली में ये भेज देती है। ठीक है, अब देखिए आते हैं ग्रास नली के बारे में। देखिए ग्रास नली एक लंबी नली है जो लार मिले हुए भोजन को निगल द्वार गलेट द्वारा प्राप्त करती है। यानी देखिए जो हमारे यहाँ गले में निगल द्वार होता है भोजन को वो उसी के द्वारा मुख से प्राप्त करती है। देखिए ये रहा एसोफेगस का, देखिए यहीं से, देखिए यहीं से भोजन इसमें आता है। ठीक है, मनुष्य में देखिए यह लगभग 10 से 12 इंच लंबी होती है, जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबी होती है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी गर्दन बहुत बड़ी होती है। फिर देखिए जो ग्रास नली में भोजन आता है वो क्रमाकुंचन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा, देखिए ऐसे 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 भोजन इसमें मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ता है और वह आमाशय यानी स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, देखिए ग्रास नली व आमाशय के बीच एक वाल्व पाया जाता है जिसको स्फिंक्टर कहा जाता है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। देखिए यहीं पर एक देखिए ये लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है ना, यहीं पर एक संरचना है गांठ नुमा जो भोजन को कहते हैं हमारे स्टमक से यानी आमाशय से वापस जो ग्रास नली में जाने से रोकता है, यानी भोजन इसमें से इसमें आ जाता है फिर ऊपर नहीं जाता। ठीक, ग्रास नली में देखिए किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अब आते हैं अमाशय के बाद। ठीक है, अमाशय के बाद अब देखिए अमाशय का भी आप इमेज मैं खोल दे रहा हूं आपको। देखिए ये है हमारी अमाशय। ठीक है, अमाशय देखिए यह 10 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी द्विपालिक थैली होती है। देखिए बाइलोब थैली के नुमा दिख रही है।
इसमें देखिए भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है, यानी हम जो भोजन करते हैं वो हमारे आमाशय में लगभग 4 घंटे तक रहता है। यह देखिए ऐसी संरचना है जो वक्ष गुहा में बाईं तरफ फैली हुई रचना, यानी हमारे वक्ष गुहा में ये बाईं तरफ पाई जाती है, यानी इस तरफ। ठीक है, इसमें देखिए 4 भाग होते हैं, जिसको पहले वाला जो आगे वाला भाग होता है उसको देखिए कार्डिया कहा जाता है, ये देखिए ऊपर वाला इधर वाला। उसके बाद देखिए मध्य भाग को फंडस कहा जाता है, देखिए इसका जो मध्य वाला भाग है यहाँ वाला, इसको देखिए फंडस कहा जाता है। फिर उसके नीचे देखिए जो पश्च भाग होता है उसको पाइलोरस कहा जाता है, ये पीछे वाला भाग देखिए इसको पाइलोरस कहा जाता है। और जो सबसे मेन भाग होता है ये वाला, जिसको देखिए मेन बॉडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए आमाशय की जो भीतरी दीवार होती है, यानी जो ये अंतर वाली दीवारें होती हैं, इस पे विभिन्न प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां देखिए मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए जो ये अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है, इस पे देखिए यहां पर 3 प्रकार से जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं से देखिए क्या क्या चीज निकलता है। देखिए इसमें श्लेष्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें श्लेष्मा का श्रावण होता है। उसके बाद देखिए जो इसकी मुख्य कोशिका होती है, ये देखिए पेप्सिनोजेन तथा प्रोरेनिन नामक एंजाइमों का श्रावण करती है। उसके बाद देखिए इसकी जो भित्ति कोशिकाएं होती हैं, जिनको ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स कहा जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण करती है। इसका मतलब कि यहाँ पर पेट के अंदर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन का श्रावण होता है। पेप्सिनोजेन यहाँ पर देखिए इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है तब यह एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब आते हैं आंत के बारे में। देखिए आंत के बारे में, अब आते हैं आंत के बारे में। देखिए अभी जितने भी हमारे आहार नाल के प्रमुख अंग हैं उनके बारे में एक एक करके हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देख ले रहे हैं कि कौन सा जो शरीर का अंग है उसका क्या क्या कार्य है और वो किस प्रकार से स्ट्रक्चर उसका दिखता है। देखिए आंत के बारे में। आंत को देखिए दोनों आंतों को 22 से 24 फीट के रूप में देखा जाता है, यानी ये लगभग 8 मीटर की होती है। देखिए शाकाहारियों में देखिए आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र मिल सकता है। ठीक है, जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उनकी आंत जो है बड़ी होती है अपेक्षाकृत मांसाहारियों के। ठीक है, उसके बाद देखिए मनुष्य की आंत को 2 भागों में बांटा जाता है। छोटी आंत लगभग 6 मीटर और बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर, यानी दोनों को मिला के देखेंगे तो लगभग 8 मीटर की होती है। देखिए यहाँ पर छोटी आंत का स्ट्रक्चर आपको खुला हुआ है। देखिए अमाशय व छोटी आंत के बीच में पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है। देखिए ये जो यहाँ पर ये वाल्व पाया जाता है, ये अमाशय से यहीं पर जुड़ता है, तो यहीं पर एक वाल्व होता है। इसका मतलब भोजन जब अमाशय से यहाँ आ जाता है तो यहाँ से वापस नहीं जा सकता, तो बीच बीच में जो गांठ नुमा वाल्व पाए जाते हैं वो भोजन को वापस जाने से रोकते हैं। देखिए छोटी आंत जो है 3 भागों में विभक्त होती है। देखिए जो पहला भाग ड्यूडेनम, इसको ग्रहणी कहा जाता है। दूसरा जो भाग होता है अग्र क्षुद्रांत, जिसको जेजुनम कहा जाता है। ठीक है, और जो अंतिम वाला भाग जिसको क्षुद्रांत यानी इलियम के नाम से जाना जाता है। देखिए ग्रहणी अंग्रेजी के यू अक्षर की भांति मुड़ी हुई रचना होती है। देखिए जो ये ग्रहणी है, देखिए अंग्रेजी के यू अक्षर के रूप में मुड़ी हुई होती है। ग्रहणी तथा अमाशय के मोड़ पर अग्नाशय अवस्थित होता है, यानी देखिए ये ग्रहणी है और यहीं से अमाशय मुड़ता है, यहीं पर हमारे जो है पैंक्रियाज स्थित होता है। देखिए इसमें मैं दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए देखिए ये देखिए इसके देखिए यहां से अमाशय आया है, ये ग्रहणी है, इसी के बीच में देखिए ये पैंक्रियाज स्थित है। ठीक है,
अब आगे देखिए, पित्त वाहिनी तथा अग्नाशय वाहिनी एक समान वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है। यानी देखिए, जो अग्नाशय की नली होती है और जो पित्ताशय की नली, दोनों एक ही साथ इसी ग्रहणी यानी ड्यूडेनम में खुलती है, यानी ये सब भी आके यहीं पर मिल जाती। ठीक है, देखिए अब देखिए, ग्रहणी की दीवार पर ग्रहणी ग्रंथियां या ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो क्षारीय श्लेष्म का स्रावन करती है। देखिए, इसकी दीवारों पर ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे क्षारीय श्लेष्म का स्रावन होता है। ठीक, ग्रहणी पीछे की ओर देखिए अग्र क्षुद्रांत व इलियम से खुलती। अब देखिए, ये आके यहां पर इसमें अग्र क्षुद्रांत और इलियम में मिल जाती। इलियम की देखिए भीतरी दीवार पर असंख्य छोटे छोटे उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। यहीं पर देखिए छोटे छोटे ऐसे उंगली के आकार के ऐसे ऐसे संरचना पाई जाती है जिसको विलाई कहा जाता है। ये रसांकुर अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं, यानी हमारे जब शरीर में भोजन का पाचन हो जाता है तो उनका जो अवशोषण होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है। और जो इलियम होता है वो पीछे की ओर बड़ी आंत में खुलता है। ये लास्ट वाला जो इलियम है ये लास्ट में बड़ी आंत में मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं बड़ी आंत के बारे में। देखिए, ये सारा स्ट्रक्चर था। अब देखिए हम लोग बड़ी आंत के बारे में देखिए, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। देखिए, मनुष्य में लगभग 5 फीट लंबी तथा 2.5 इंच चौड़ी होती है। देखिए, इसकी लंबाई 5 फीट होती है और मोटाई 2.5 इंच होती है। बड़ी आंत देखिए 3 भागों में विभक्त होती है। पहला जो भाग है देखिए उसको सीकम कहा जाता है। ठीक है, जो दूसरा भाग है उसको कोलन कहा जाता है, बृहदान्त्र, तथा तीसरा जो भाग है उसको रेक्टम कहा जाता है। देखिए, ये वाला जो भाग है इसको सीकम कहा जाता है, इस भाग को देखिए कोलन कहा जाता है और इस भाग को देखिए रेक्टम कहा। ठीक, देखिए मनुष्य में सीकम से एक मुड़ी ट्विस्टेड और कुंडलित लगभग 2 इंच लंबी रचना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मिलती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी, देखिए मैंने बताया था आप लोग को कि इसी सीकम से देखिए एक अवशेषी अंग जुड़ा हुआ है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका इस्तेमाल इस समय हमारे शरीर में नहीं है। इलियम और कोलन के संधि स्थान पर एक वॉल्व इलियोसिकल वॉल्व पाया जाता है जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। देखिए यहाँ पर भी एक वॉल्व पाया जाता है जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। देखिए 3 जगह हम लोगों ने वॉल्व देखा है। एक हमारे गले में होता है जो हवा और भोजन को अलग करता है, फिर उसके बाद जब एसोफेगस से स्टमक जुड़ता है तो वहां एक वॉल्व पाया जाता है, वो स्टमक से भोजन को एसोफेगस में जाने से रोकता है। फिर उसके बाद स्टमक से छोटी आंत जब जुड़ती है तो वहां पर एक वॉल्व पाया जाता है, वो छोटी आंत से भोजन को स्टमक में जाने से रोकता है। फिर उसी प्रकार छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर एक वॉल्व पाया जाता है जो बड़ी आंत से भोजन को छोटी आंत में जाने से रोकता है। ठीक है, देखिए बड़ी आंत में कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है, इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना होता है। यानी देखिए बड़ी आंत में किसी भी प्रकार के एंजाइम का स्रावण नहीं होता है, ये केवल पचे हुए भोजन को कुछ समय तक अपने पास रखती है और इसमें जो पानी उपस्थित होता है, वाटर होता है, वो उसको पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है। देखिए जो इसका कोलन वाला भाग होता है वो मलाशय में खुलता है जिसको रेक्टम के नाम से जाना जाता है। देखिए ये देखिए रेक्टम जो है एनस यानी मलाशय में खुलता है। ठीक है, और इससे शरीर के बाहर हमारे जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको निकाल दिया जाता है। देखिए बड़ी आंत में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों में से जल की अधिक से अधिक मात्रा को अवशोषित कर शरीर में बनाए रखा जाता है। जब देखिए कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो जिसके वजह से हमें पेचिश नामक बीमारी हो जाती है। देखिए बड़ी आंत का जो कोलन वाला भाग होता है उसमें बड़ी संख्या में सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं जिनको सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये जीवाणु देखिए हमारे लिए
हमारी आंतों के लिए विटामिन B12 एवं के का संश्लेषण करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बड़ी आंत में किस प्रकार के विटामिन का संश्लेषण किया जाता है, तो विटामिन B12 एवं के का। ठीक है, फिर देखिए वही अभी मैंने बताया कि बड़ी आंत के सीकम वाले भाग से एक अवशेषीय अंग वेस्टिजियल ऑर्गन जुड़ा रहता है जिसे कृमि रूप परिशेषिका के नाम से जाना जाता है। अब इस अंग का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं रहा। देखिए इस अंग में देखिए जो अपेंडिसाइटिस है, इसी से एक बीमारी हो जाती है देखिए, और इस बीमारी की वजह से इसमें बहुत दर्द होने लगता है और जब इसका साइज बढ़ जाता है तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक, अब आते हैं देखिए गुदा या मलद्वार के द्वार। ये देखिए सबसे लास्ट देखिए मलाशय का अंतिम भाग जो है गुदा द्वार होता है, जिसके चारों ओर देखिए संकुचन पेशियां पाई जाती हैं। इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखिए इमेज के माध्यम से इन सारी चीजों को देखा। देखिए ये स्ट्रक्चर है। देखिए अब आते हैं सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में, जिनको एक्सेसरी ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। देखिए हमारे शरीर में जो सहायक पाचन ग्रंथियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय। अब आते हैं यकृत के बारे में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यकृत की इमेज ओपन कर दे रहा हूं, तो उसको देख देख के सारी चीजों को देखा। देखिए ये है यकृत यानी लीवर का स्ट्रक्चर। ठीक, देखिए यकृत जो है उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी में दाहिनी ओर डायफ्राम से लगा हुआ पाया जाता है। देखिए हमारे शरीर में दाहिनी ओर पाया जाता है और डायफ्राम से सटा होता है। ठीक है, देखिए यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। इसमें देखिए पित्त रस का निर्माण होता है जो पित्ताशय में संग्रहित हो जाता है। देखिए यहां से पित्त रस का निर्माण होता है विभिन्न प्रकार की वाहिकाओं द्वारा, नलिकाओं द्वारा, ये देखिए पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक, यकृत शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके मुख्य कार्य निम्न है। देखिए इस यकृत हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसमें कई कार्य होते हैं। जैसे देखिए यह पित्त रस का स्राव करता है। इससे देखिए ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया द्वारा देखिए जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तब यकृत कोशिकाएं अतिरिक्त ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन में ग्लाइकोजेन के रूप में बदल देती है। ठीक है, यानी देखिए जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन की सहायता से इस ग्लूकोज को देखिए ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद यकृत तथा पेशियों में यह संचित हो जाता है। और जब हम कभी हमें कुछ खाने को नहीं मिलता है, भूख लगती है, तो फिर इसी ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में भेज देता है। तो ये देखिए एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि जब हम कभी बहुत ज्यादा भोजन का सेवन कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा सेवन कर लेते हैं, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस बढ़े हुए ग्लूकोज को यह मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? इंसुलिन नामक हार्मोन के सहायता से। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसमें दूसरी एक प्रक्रिया होती है जिसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होगा। जब देखिए रुधिर में कभी ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तब यह यकृत कोशिकाओं में संचित ग्लाइकोजेन को देखिए पुनः ग्लूकोज में बदल देता है, जो कि रुधिर परिवहन में पहुंच जाता है और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो जाती है। इस प्रक्रिया को देखिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वही मैंने भी बताया ना कि जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देगा और जब ग्लूकोज की कमी होगी तो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट। यानी ये सारी प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? हमारे यकृत के द्वारा। फिर देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस की भी प्रोसेस में होती है। इसमें देखिए आवश्यकता पड़ने पर यकृत कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों जैसे अमीनो एसिड, वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल से भी ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती हैं। यह क्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहलाती है।
देखिए यदि और अधिक हमारे शरीर में ग्लूकोज की जरूरत पड़ रही है तो जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो प्रोटीन और फैट से भी ग्लूकोज को अवशोषित करके हमारे शरीर में उसका उपयोग करने के योग्य बनाती। यकृत कोशिकाएं जो होती हैं देखिए कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं। यानी देखिए हम लोग जब जो ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं जिसमें कैरोटीन पाया जाता है तो उनसे ये विटामिन ए का संश्लेषण कर लेती हैं। इसके अतिरिक्त देखिए विटामिन ए तथा विटामिन डी भी यकृत में संचित रहते हैं। इसका मतलब कि जो विटामिन डी हम प्राप्त करते हैं विभिन्न प्रकार के स्रोतों से उसका भी संचय हमारे यकृत में होता है। फिर देखिए क्या कार्य करता है, प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त अमोनिया जो अधिक विषाणु होता है वह यकृत कोशिकाओं के द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए जब हम किसी ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं जिसमें अमोनिया हमारे शरीर में आ जाता है तो उस अमोनिया को यकृत के द्वारा ही यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यह यूरिया हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से किडनी के द्वारा प्यूरिफाई करके शरीर के बाहर निकाल दिया। उसके बाद देखिए यकृत जो है मृत आरबीसी को भी नष्ट करने का कार्य करता है। यानी हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं जो नष्ट हो चुकी रहती हैं, मर गई होती हैं, उनको भी यह नष्ट करने का कार्य करता है। देखिए भ्रूण में यकृत आरबीसी का निर्माण करता है। यानी भ्रूण जब होता है, जब कोई बच्चा या अपने माँ के गर्भ में पलता है तो उसके अंदर जो आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत की सहायता से ही होता है। देखिए फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में ही होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। यानी देखिए यकृत में फाइब्रिनोजेन नामक देखिए प्रोटीन का उत्पादन होता है जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। फिर इसमें देखिए हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी उत्पादन होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यानी देखिए शरीर में रक्त को जमने से भी रोकता है और रक्त का थक्का बनने से भी रोकता है, दोनों काम करता है। ठीक, देखिए यकृत देखिए थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को भी संचित करके रखता है। शरीर का तापमान बनाए रखने में भी यह मदद करता है। भोजन में देखिए जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। यानी देखिए जब किसी को पॉइजन देके किसी को मार दिया जाता है, कोई व्यक्ति जहर खा के आत्महत्या कर लेता है तो जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, जब उसका टेस्ट किया जाता है तो लीवर का ही जो है टेस्ट किया जाता है, लीवर से ही पता चलता है कि ये जहर से मृत्यु हुई है कि नहीं। अब आते हैं देखिए गॉल ब्लैडर के बारे में, पित्ताशय। ये है पित्ताशय। देखिए ये जो हरा वाला दिख रहा है ये पित्ताशय। देखिए पित्ताशय देखिए नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा। देखिए ये नाशपाती के आकार की एक थैली है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। पित्त से देखिए पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। इसमें देखिए जो ये पित्त नलिकाएं हैं ये देखिए इन्हीं से होकर ये पित्त हमारे पित्ताशय में आता है। देखिए पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। यानी देखिए जो पित्त है इसमें जो गिरता है वो रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा जाता है, इसको प्रतिवर्ती। यकृत द्वारा देखिए स्रावित पित्त रस जो बाइल जिसको कहा जाता है वो सिस्टिक वाहिका, देखिए ये सिस्टिक डक्ट है ना, इसके माध्यम से पित्ताशय में पहुंचकर संचित किया जाता है। यानी देखिए ये जो हिपैटिक डक्ट है इनसे आता है ये सिस्टिक डक्ट में, यहां देखिए यहां से फिर इसको रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा इसमें पहुंचाया जाता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। जब देखिए जब हमारी पित्त वाहिनी में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, अवरोध हो जाता है या उसमें फैट जमा हो जाता है तो पित्त का जो आना है रुक जाता है, जिसके वजह से देखिए बिलिरुबिन जो है संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, इसे ही पीलिया कहा जाता है।
देखिए जब इसकी नलियों में रुकावट हो जाएगी तो वो पित्त जब इसमें नहीं आएगा, पित्त में बिलिरुबिन बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो वही बिलिरुबिन जब इसमें नहीं आएगा वो शरीर के और अंगों में फैल जाता है, जिसके वजह से पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। देखिए हमारा जो शरीर का अंग जो है पीला पीला दिखने लगता है, हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो पीला हो जाता है। किसके वजह से होता है? देखिए बिलिरुबिन नामक पदार्थ की वजह से। और ये पदार्थ कहां से आता है? यकृत से आता है। जब देखिए किसी के पित्ताशय में प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो देखिए उसको शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को देखिए कोलिसिस्टेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा बिना शल्य क्रिया के पित्ताशय की पथरी को गला दिया जाता है और इस प्रक्रिया को लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। जब देखिए किसी के पित्त में थैली में पथरी हो जाती है तो उसको बिना ऑपरेशन किए भी हटाया जा सकता है। पहले देखिए क्या होता था कि इसको ही काट के निकाल दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इसकी थैली को देखिए अल्ट्रासोनिक विकिरण के द्वारा इसमें जो गांठ होती है, जो पथरी होती है, उसको गला दिया जाता है। देखिए पित्ताशय जो है पक्षियों में, चूहों में, व्हेल मछली और घोड़ों में नहीं पाया जाता। अब आते हैं अग्नाशय के बारे में। ठीक, ये है देखिए अग्नाशय। ये देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं देखिए ये अग्नाशय, पैंक्रियास के बारे में। देखिए अग्नाशय देखिए एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात यह एक अंतःस्रावी नलिका विहीन और बहिस्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि। यानी देखिए ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है। यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह देखिए ग्रहणी के पास उपस्थित है। देखिए मैंने आपको दिखाया ना, जैसे देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ा हुआ था ड्यूडेनम वाला, उसी के पास इसी के बीच में स्थित हो। देखिए इसके द्वारा अग्नाशय रस का श्रावण होता है और जो अग्नाशय रस इससे निकलता है, इसमें देखिए मुख्य रूप से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यानी देखिए इसमें तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए भी, प्रोटीन के लिए भी और वसा के लिए। अब देखिए इसी में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। ठीक है, मैंने आप लोग को दिखाया था पिछली क्लास में इमेज में। देखिए ये आइलेट्स ऑफ लैंगर है। देखिए यह अग्नाशय का ही एक भाग है। इसकी खोज देखिए लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके देखिए बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, अल्फा कोशिका से देखिए ग्लूकान निकलता है और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। देखिए हाँ मैंने आप लोग को पिछली क्लास में दिखाया। देखिए बीटा कोशिका से इंसुलिन और देखिए इसके डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन और अल्फा कोशिका से ग्लूकान। ठीक, अब आते हैं इंसुलिन के बारे में। देखिए इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है अपने शरीर में पाए जाने वाला। देखिए इंसुलिन के बारे में भी देख लेते हैं। यह देखिए अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज देखिए फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। 1922 ईस्वी में पहली बार लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। यानी देखिए जिसको डायबिटीज नामक बीमारी होती है, उसके शरीर में इसी इंसुलिन हार्मोन का श्रावण बहुत कम होता है, जिसके वजह से उसके शरीर में बनने वाला जो ग्लूकोज होता है वो हूबहू उसी रूप में शरीर से पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है। तो इसी की समस्या की वजह से होता है। यदि उस शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन पाया जाएगा तो हमारे शरीर में यकृत द्वारा उसको ग्लूकोगॉन में कन्वर्टेड कर दिया जाता है। ठीक, तो जब इंसुलिन की कमी रहेगी तब ये समस्या हो जाती है। देखिए इसी को देखिए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह या डायबिटीज कहलाता है। इसी को डायबिटीज कहा। देखिए इंसुलिन के अतिश्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया
नामक रोग हो जाता है जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम हो। देखिए, जब आपके शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाएगी जिसकी वजह से इसमें देखिए जनन क्षमता में प्रॉब्लम हो जाएगी और दृष्टि क्षमता में भी दिक्कत हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन जब कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में किसकी समस्या हो जाएगी, जिसको हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं और डायबिटीज के नाम से भी। ज्यादातर प्रचलित नाम क्या है, लोग कहते हैं शुगर की बीमारी होगी, लेकिन उसी को सही भाषा में कहा जाता है डायबिटीज। और जब इंसुलिन ज्यादा निकलने लगेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी, यानी इंसुलिन का सीमित मात्रा में श्रावण होना चाहिए। ग्लूकागॉन क्या होता है, ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। सोमैटोस्टेटिन देखिए क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी भोजन के जो एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है उसको तेज कर देता है। अब आते हैं पाचन की क्रिया के बारे में, डाइजेशन प्रोसेस। देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया दो प्रकार से होती है, एक यांत्रिक पाचन और दूसरा रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन देखिए क्या होता है, पाचन के इस भाग के अंतर्गत भोजन को मसलना, चबाना, उसे चिकना बनाना, निगलना तथा क्रमाकुंचन आदि क्रियाएं, यानी जो भोजन को खाने के बाद शुरुआत की जो प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं वो सब यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत आती है। रासायनिक क्रिया के अंतर्गत देखिए क्या आता है, पाचन के इस भाग के अंतर्गत भोजन पर विभिन्न एंजाइम्स अपनी क्रियाएं, जब भोजन हमारे शरीर में एंजाइम्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उसमें एंजाइम्स काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसको रासायनिक पाचन के नाम से जाना। ठीक, देखिए भोजन के जो पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया है वो 5 अवस्थाओं से गुजरती है, जिसमें देखिए जो पहली अवस्था है उसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है, दूसरी अवस्था को पाचन कहा जाता है, तीसरी अवस्था को अवशोषण एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, चौथी अवस्था स्वांगीकरण या एसिमिलेशन होती है और पांचवी अवस्था मल प्रतिक्रिया या डिफेकेशन। ठीक, अब देखिए पहली जो अवस्था है उसको देख, अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को जब हम मुख में लेते हैं तो वो अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन देखिए क्या होता है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। अब देखिए पाचन का देखते हैं, मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन इन माउथ गैप। देखिए पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है, जहां भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। मुख गुहा में लार द्वारा सने भोजन को बोलस कहा जाता है। जब भोजन देखिए हमारे मुख में लार से पूरी तरह से सना जाता है, लपेटा दिया जाता है, तो वो बोलस के रूप में हो जाता है, ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे बन जाता है, तो इसी को कहा जाता है बोलस। देखिए लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन की स्टार्च यानी मंड को डाइसैकेराइड माल्टोस में तोड़ देता है। देखिए जो भोजन को क्या करता है, मंड यानी स्टार्च के डाइसैकेराइड माल्टोस में तोड़ता है। देखिए स्टार्च और इसमें टाइलिन की क्रिया होती है और वह माल्टोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लार में उपस्थित लाइसोजाइम व थायोसाइनेट आयन भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया अभी ये। ठीक, अब देखिए भोजन में उपस्थित लगभग 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो, यानी जब हम कोई ग्लूकोज वाली चीज खाते हैं तो उसका 30% जो ग्लूकोज है हमारे मुख में ही पाचित कर लिया जाता है। ग्रास नली में देखिए कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, यह केवल क्रमांचन गति द्वारा भोजन को मुख गुहा में। तो मैंने आपको अभी पिछले बताया कि जो एसोफेगस होता है उसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है और यह केवल भोजन को हमारे अमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, अब देखिए मैं वो जो मेन वाला स्ट्रक्चर था उसको ओपन कर दे रहा हूं, तो उसमें आपको दिखेगा। देखिए अब आते हैं अमाशय में पाचन। अब मुख गुहा में पाचन हो गया, अब अमाशय में पाचन। देखिए
अमाशय जो है प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। देखिए ये अमाशय है, यहाँ प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से होता है। अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं, जो अत्यधिक अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 1 से 3 होता है। यानी देखिए जिसका पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। इसमें देखिए HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल दिया जाता है, जो प्रोटीन को देखिए उसके सरल अणुओं प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में तोड़ देता है। देखिए ये प्रक्रिया ऐसे होती है। देखिए प्रोटीन पर टाइलिन दोनों मिले रहते हैं, और ये जब यहाँ पेट में आता है तो उसको प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ दिया जाता है। ठीक, फिर देखिए इसी प्रकार देखिए HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजेन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है। जब हम दूध का सेवन करते हैं तो इस प्रकार की क्रिया होती है। उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदल देता है, और जिसके वजह से रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजेन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है। अमाशय में देखिए उपस्थित एक अन्य एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करके इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। ठीक, फिर देखिए भित्तीय कोशिकाओं द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन तथा प्रोरेनिन को सक्रिय करता है। इसे भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को मारता है। देखिए भोजन इसमें आके पूरी तरह से एसिडिक हो जाता है, और इसमें जो छोटे मोटे हल्के जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो इसको हानिकारक होते हैं तो उनको मार देता है। देखिए अमाशय में इसके पश्चात भोजन काइम कहलाता है। काइम क्रमानुकंचन गति द्वारा अमाशय से ग्रहणी छोटी आंत में, देखिए मुख गुहा में जो भोजन पाचित हो जाता है तो उसको बोलस कहा जाता है, और जब छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया के बाद जो भोजन का अंतिम क्रिया होती है, भोजन जिस रूप में परिवर्तित हो जाता है उसको देखिए काइम कहा जाता है। यही काइम देखिए छोटी आंत में जाता है। जैसे मुख गुहा से एसोफेगस के द्वारा बोलस आता है स्टमक में, उसी प्रकार स्टमक से काइम कहा जाता है छोटी आंत में। अब आते हैं देखिए छोटी आंत में पाचन। देखिए छोटी आंत में ही देखिए पूरी तरह से पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। छोटी आंत में भोजन के आते ही देखिए इसमें 3 पाचक रस, पित्त रस, अग्नाशय रस तथा आंत्र रस मिल जाते। देखिए जैसे ही भोजन अमाशय से छोटी आंत में आता है तो उसमें 3 प्रकार के रस मिलते हैं। एक पित्त रस से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस, और खुद छोटी आंत से निकलने वाले रस इसमें मिल जाते। देखिए पित्त रस क्या होता है। पित्त रस देखिए यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो पित्ताशय की थैली में संचित रहता है। मैंने आपको अभी पहले बताया। पित्त रस देखिए गाढ़ा हरे पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है, जिसका देखिए पीएच मान 7.7 से 8.6 होता है। देखिए और इसमें देखिए 85% जल, 12% पित्त वर्णक तथा अन्य पदार्थ होते हैं। देखिए ये हरा हरा दिख रहा है, हल्का पीला भी दिख रहा है, ये इसी की वजह से होता है। ठीक है, देखिए मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 ml पित्त रस स्रावित होता है। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पित्त रस में पित्त वर्णक जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन आदि भी पाए जाते हैं। पित्त रस में उपस्थित 2 लवण सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टारोकोलेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिसे वसा का इमल्सीकरण कहा जाता है। पित्त रस में जो देखिए 2 पदार्थ पाए जाते हैं, 2 सॉल्ट पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट। ये हमारे भोजन में जो वसा उपस्थित होती है उसी को जल के साथ प्रतिक्रिया करके छोटे छोटे बूंदों के रूप में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। फिर देखिए वसा में जो घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी वसा में जो घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं उनके अवशोषण में भी पित्त रस काम करता है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए
तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं होता। देखिए, जब किसी व्यक्ति के गॉल ब्लैडर में समस्या हो जाती है, उसके गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को जो फैटी चीजें हैं वो खाने में, पाचन करने में बहुत समस्या आती है। ठीक, अब आते हैं अग्नाशय रस के बारे में, पैंक्रियाटिक जूस के। देखिए, अग्नाशय रस हल्का क्षारी पदार्थ होता है। देखिए, इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। यह अग्नाशयी कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। इसमें देखिए 98% जल तथा शेष 2% एंजाइम व लवण सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। यह देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम्स इसमें उपस्थित होता है। इसे देखिए पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। यानी देखिए पैंक्रियाटिक जो जूस होता है उसी को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। इसमें देखिए अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसके वजह से इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के नाम से जाना। अब आते हैं आंत रस के बारे में। आंत में पाए जाने वाला जो रस होता है, जूस होता है, यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारी पदार्थ होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.0 होता है। यह आंत ग्रंथियों तथा ग्रहणी की ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ड्यूडेनम के पास ब्रूनर ग्रंथियां होती है, वहीं से इसका श्रावण होता है। देखिए, मनुष्य में लगभग 2 से 3 लीटर आंत रस प्रतिदिन स्रावित होता है। आंत रस में देखिए निम्नलिखित एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। माल्टेज, देखिए इसमें क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। यानी माल्टेज नामक एंजाइम इसमें माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। सुक्रेज नामक एंजाइम जो होता है, सुक्रोज यानी चीनी को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। इसमें पाए जाने वाला जो लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदलता है। उसी प्रकार देखिए इसमें जो इरेप्सिन एंजाइम पाया जाता है वह डाई तथा ट्राइपेप्टाइड प्रोटीन के अवयव को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। ठीक है, इस प्रकार आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। यानी इस प्रकार अब आंत में भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब देखिए पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद शुरू होता है अवशोषण। ठीक है, अब देखिए पचे हुए सरल घुलनशील भोजन का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत के इलियम में होता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो छोटी आंत की ये वाली प्रक्रिया है इलियम, यहीं पर छोटे छोटे जो उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिसको देखिए विलाई कहा जाता है। वही देखिए मैंने आपको बताया था पीछे, मोनोसैकेराइड, एमिनो अम्ल तथा रसायनकुरो विलाई की कोशिकाओं द्वारा वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल लसिकाओं में अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा रुधिर में मिश्रित हो जाते हैं। यानी देखिए यहां से अवशोषित करके इसको लिम्फ में भेज दिया जाता है और वहां से हमारे ब्लड में मिल जाता है। फिर देखिए अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ यकृत निर्वाहिका शिरा यानी हिपैटिक पोर्टल वेन द्वारा यकृत में पहुंचते हैं, जहां उपपचय की क्रिया से यानी यहां से जब भोजन अवशोषित कर लिया जाता है तो उसको नलिका के माध्यम से लीवर में भेज दिया जाता है और लीवर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद देखिए लीवर जरूरत पड़ने पर पोषक तत्वों को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। यानी लीवर देखिए जितने पोषक पदार्थ उसके पास भेजे जाएंगे वो उसको अपने पास स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा और शरीर के बाकी हिस्सों में जाने के लिए उसको ब्लड में फिर से भेज देगा। देखिए रुधिर में मिश्रित ये पोषक पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर के साथ पहुंच जाए। यानी जब देखिए यकृत के द्वारा प्रोसेस कर लिया जाएगा तो फिर रक्त उसको शरीर के सभी अंगों में पहुंचा देता है। अब देखिए इसके बाद आती है जो प्रोसेस है, चौथा प्रोसेस, उसको एसिमिलेशन, स्वांगीकरण कहा जाता है। देखिए अवशोषित पदार्थ शारीरिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, इसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण। यानी जब अवशोषण हो जाता है तब इसका एसिमिलेशन हो जाता है और शारीरिक पदार्थों में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और लास्ट में देखिए मल परित्याग होता है, जिसको डिफेक्शन कहा जाता है। इसमें देखिए बिना पचा काइम छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाता है। देखिए मैंने क्या बताया कि जो छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है तो भोजन जिस रूप में बचा रहता है उसी को काइम कहा जाता है। तो वही काइम जब हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, जब वो बचा रह जाता है जितना उसी को
छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। बड़ी आंत में देखिए काइम में जो जल अवशोषित कर लिया जाता है और फिर बाद में अर्ध ठोस मल शेष बचा रह जाता है। ठीक है, यानी उसमें काइम में जितना भी पानी रहता है, वाटर रहता है, वो उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है बड़ी आंत। ठीक है, और जो अर्ध ठोस मल होता है कुछ समय के लिए मलाशय में एकत्र रहता है, जिसे मल द्वारा शरीर से बाहर निकल। लास्ट में देखिए जो बिना पचा हुआ भोजन रहता है उसको हमारे मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर। मल का देखिए पीला भूरा रंग उसमें उपस्थित स्ट्रेप्टोकोबिलिन व यूरोबिलिन के कारण होता है। मल का देखिए जो बदबू आती है वो इंडोल व स्केटोल नामक पदार्थ के कारण होता है। ठीक, अब लास्ट है भूख नियंत्रण। ठीक है, भूख नियंत्रण यानी हंगर कंट्रोल। देखिए मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में स्थित क्षुधा केंद्र यानी सेंटर ऑफ एपेटाइट तथा तृप्ति केंद्र यानी सेंटर ऑफ सैटिस्फैक्शन द्वारा भूख का नियंत्रण किया। यानी हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में दो सेंटर होते हैं जिनको क्षुधा तंत्र और तृप्ति केंद्र के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा भूख का नियंत्रण किया। भूख के लगने के लिए दो मत हैं। देखिए एक मत है ग्लूटास्टैटिक मत। इसके अनुसार देखिए क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज की कमी जब होती है तब हमें भूख लगती है। ठीक है, और दूसरा मत क्या है, थर्मोस्टैटिक। इसके अनुसार कहा जाता है कि शरीर के ताप में कमी होने पर भूख लगती है। जब शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तब हमें भूख लगती है। और दूसरा कारण क्या है, जब हमारे शरीर में यानी रक्त में ग्लूकोज की कमी होती है तब हमें भूख लगती है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया जो थी ये अपने शरीर में मानव में भोजन के पाचन से संबंधित थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। और मैंने आप लोगों को इसको पहले इमेज के माध्यम से समझाया, फिर विभिन्न प्रकार के लिखित उदाहरणों के द्वारा, व्याख्या के द्वारा इसको बताया। तो आज की क्लास में मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।